हूँ। कलेक्टर प्लेट है और इमिटर प्लेट है। इमिटर प्लेट जनरली हम एल्कली मेटल्स की लेते हैं, क्योंकि एल्कली मेटल्स का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने का मतलब है एल्कली मेटल्स का टेंडेंसी ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का। ठीक है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है। तो हमने क्या किया, उस इमिटर प्लेट पे रेडिएशन इंसिडेंट करवाया। वो जो रेडिएशन है, उस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी न्यू मान लीजिए, तो उसका एनर्जी एच न्यू हो जाएगा। मतलब हम एच न्यू एनर्जी इमिटर प्लेट को दे रहे हैं। अब इमिटर प्लेट क्या है, मान लीजिए सोडियम मेटल है, तो सोडियम मेटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। राइट, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर लेवल पे जाता है। अगर ये एनर्जी बहुत ज्यादा है तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर भी निकल जाए, और अगर एक बार एटम से बाहर निकल गया तो फ्रीली मूव भी करेगा इलेक्ट्रॉन। फिर तो फ्री मूव करेगा क्योंकि एटम से बाहर आ गया है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन को एटम तक आने के लिए, इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकलने के लिए ऐसा बोल सकते हैं, या जस्ट एटम की सरफेस तक आने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है। इलेक्ट्रॉन को फिर से बोल रहा हूं मैं, जो भी इलेक्ट्रॉन एटम में प्रेजेंट है, उसको उस एटम से निकलने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है, जिसे हम फाई बोलते हैं। फाई बोलते हैं या इसको फंक्शन बोला जाता है, फाई, या फिर उसे वर्क फंक्शन बोला जाता है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकलने के लिए, इलेक्ट्रॉन अभी एटम के अंदर है, एटम से बाहर निकलने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। जितना एनर्जी चाहिए वो फाई होता है, उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। और एक बार अगर इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर निकल गया, तो बाहर निकलने के बाद क्या होगा, वो फ्रीली मूव करेगा। वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली क्या करेगा, मूव करेगा किधर, कलेक्टर प्लेट की तरफ, क्योंकि कलेक्टर पॉजिटिव है। राइट, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा क्लोज लूप में, और क्लोज लूप में आपको करंट मिल जाएगी। क्लोज लूप में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इसका मतलब करंट मिलेगा आपको। राइट, उस करंट को फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। ठीक है, उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। क्या होता है तो एक बार पढ़ेंगे ध्यान से। When a metal surface is irradiated with monochromatic light, monochromatic light का मतलब है बेटा एक ऐसा लाइट जिसमें वेवलेंथ फिक्स हो। जैसे व्हाइट लाइट जो होता है ना, व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, सभी का वेवलेंथ अलग है, वो नहीं चाहिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब या तो रेड ले लो या ग्रीन ले लो, जो भी है। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सिंगल वेवलेंथ। ठीक है, मैं इसका मतलब यहीं पे लिख देता हूँ, मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सिंगल वेवलेंथ। When a metal surface is irradiated with monochromatic light, electrons are ejected from the metal plate. These ejected electrons are called photoelectron, and the phenomena is called photoelectric effect. बट बेटा जो रेडिएशन, जो एनर्जी आपने दिया, जो भी एनर्जी आपने दिया, अब ध्यान से सुनना एक बात, आपने कितना एनर्जी दिया, एच न्यू। जो एनर्जी आपने दिया, उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके पहले तो क्या करेगा, एटम से बाहर निकलेगा। ठीक है, और फिर भी कुछ एनर्जी बच गया, तो वो बचा हुआ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पे लिख दिया काइनेटिक एनर्जी। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को एटम से निकलने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, और आपने उसको 15 दिया, तो 15 में से 10 को यूज करके तो एटम से बाहर निकल जाएगा, और बाकी बचा हुआ 5 जो है वो उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगा। तो एच न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। एच न्यू वो एनर्जी जो आप उसे दे रहे हैं, 5 वर्क फंक्शन है, मतलब 5 एक ऐसा मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड है। और काइनेटिक एनर्जी तो आप जानते ही, राइट। तो बेटा जो हाईलाइट में फर्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब इस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा।
अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। मतलब जो एनर्जी आप एटम को दे रहे हैं, जो एनर्जी आप इमिटर प्लेट को दे रहे हैं, उसका अगर आपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया तो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा स्पीड से निकलेगा। ऑफ कोर्स राइट। अगर आप जो एनर्जी दे रहे हो उसका फ्रीक्वेंसी आपने इंक्रीज कर दिया तो जो इलेक्ट्रॉन इमिटर से निकल रहा है वो ज्यादा स्पीड से निकलेगा, उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। ये बात बोली गई है। तो बेटा लीनियर रिलेशन है, आप देख सकते हैं एच न्यू इक्वल टू 5 + के। ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, इसलिए लिखा हुआ है इंक्रीजेस लीनियरली। बात समझ आती है? यस सर। Okay. तो कुछ टर्म्स हैं जो सर तो आई थिंक आप लोगों ने, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को ही वॉक फंक्शन बोलते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं, थ्रेशोल्ड एनर्जी को बोलते हैं। ओके, तो वो दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एटम टू लूज इमिशन ऑफ तो इलेक्ट्रॉन। इटसेल्फ। उसमें और हाँ आयनाइजेशन एनर्जी में क्या डिफरेंस है? बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी आप फर्स्ट शेल से निकालते हैं ना, तो यहाँ पे मतलब जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पहले शेल में ही हो, है ना। जैसे मैंने ओके सोडियम ओके। लिया, यस सर। अब एंड सोडियम मतलब उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 11 इलेक्ट्रॉन में से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को पहले निकालेंगे, राइट। तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हाँ ऑफकोर्स सर। फर्स्ट शेल में तो होगा नहीं। ओके, आई होप स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा आप लोगों ने। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड एक वीडियो दिखाऊंगा मैं, उसमें थोड़ा थोड़ा ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आपको मिलेगा, बट एक बार पहले पढ़ लेते हैं, थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर वीडियो देखेंगे तो समझ में मिलेगा। ठीक है। हाँ, तो कुछ और डेफिनेशंस जो, जैसे मैंने बोला कि अगर, पहली बात ध्यान से सुना कि मेटल की प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। रफ डेटा मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, और मैंने उसको दिया सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मुझे ऑब्जर्व ही नहीं होगा। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर मैं चाहता हूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मुझे ऑब्जर्व हो, तो उसके लिए जो एनर्जी मैं दे रहा हूं वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, राइट। जो एनर्जी में, जो एनर्जी उस प्लेट पे आ रही है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब लास्ट वाला पैराग्राफ देखो, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट शुड बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे एनर्जी की बात की ना मैंने, कि एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी से, वैसे फ्रीक्वेंसी का बोल सकते हैं, क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, इसका मतलब वेवलेंथ कम होना चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से। वेवलेंथ का रिलेशन उल्टा होता है ना फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा जब जो एनर्जी आप उसे दे रहे हैं वो वर्क फंक्शन से ज्यादा हो। वही लिखा हुआ है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, देख सकते हो, राइट। जस्ट अ मिनट। सर हाँ, एनर्जी अगर, इज इक्वल टू जस्ट अ एच मिनट, इंटू। एच न्यू, एच न्यू, ओके। आऊंगा आऊंगा उस पे आऊंगा। अगर 10 रिक्वायर्ड है और 7 ही दिया तो बेटा इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक्साइट होके हायर लेवल पे चला जाएगा, एटम से बाहर नहीं निकलेगा। और अगर एटम से बाहर नहीं निकला तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो मुझे दिखेगा दिखेगा नहीं ना। मुझे तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा। तो उसके लिए कम से कम मुझे वर्क फंक्शन जितना एनर्जी तो देना पड़ेगा, कम से कम उतना तो देना पड़ेगा। उतना दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल तो जाएगा कम से कम, और निकलने के बाद थोड़ा बहुत अगर ज्यादा दे दिया तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा और मूव भी करने लगेगा, राइट। वही बात बोली गई है यहाँ पे, फिर से एक बार ध्यान से सुनेंगे। फॉर दिस इफेक्ट टू अकर द frequency of radiation should be greater than the critical value called threshold frequency। जो एनर्जी आप दे रहे हो वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, या फिर जो फ्रीक्वेंसी का लाइट जा रहा है वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। तो न्यू नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड लेमडा नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। वर्क फंक्शन का डेफिनेशन, द सर मिनिमम एनर्जी, जस्ट अ मिनट बेटा, लेट मी कंप्लीट ना। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। कितना मिनिमम एनर्जी चाहिए मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसे वर्क फंक्शन बोलेंगे। एंड वर्क फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, और क्योंकि ये भी एक एनर्जी है तो एनर्जी को एच न्यू लिख सकते हैं, बट यहाँ पे एच न्यू नॉट लिखेंगे क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमने डिफाइन किया हुआ है। वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू एच
न्यू नॉट होगा या फिर एच सी बाय लेमडा नॉट होगा। ठीक है, हाँ क्या बोल रहे थे आप? सर मैं बोल रहा था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक बार बताएंगे क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पता है ना क्या होता है? हाँ। ठीक है चलेगा। जैसे एनर्जी है ना, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है ना। यस। जैसे मैंने बोला कि जो एनर्जी आप दे रहे हैं, जो एनर्जी आप दे रहे हैं वो एनर्जी 5 से ज्यादा होना चाहिए। 5 वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा। तो चाहे मैं एनर्जी के लिए बोलूं चाहे मैं फ्रीक्वेंसी के लिए बोलूं, बात तो सेम ही है क्योंकि दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है, प्रोपोर्शनल है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो रेडिएशन आप दे रहे हैं उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना है कि वो इलेक्ट्रॉन एटम से निकल जाए, राइट। जैसे अच्छा ओके। समझ में आ गई? हाँ। तो ये जो कंडीशंस यहाँ पे लिखी हो ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो न्यू है वो न्यू नॉट से ज्यादा होना चाहिए, जो लेमडा है वो लेमडा नॉट से कम होना चाहिए, और जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो 5 से ज्यादा होना चाहिए। तब जाके आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। एक बात और यहाँ पे मैं बता दूं, पिछले पेज में आपने देखा था कि अगर आपने फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर दी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अगर आपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज आएगी। अगर आपने जो आप लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से निकलेगा। यही तो मतलब है काइनेटिक एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से निकलेगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ओके, सर आई होप। हाँ सर एक बार ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वापस बताओ ना। बेटा, एनर्जी समझ में आई? थ्रेशोल्ड एनर्जी। हाँ सर। तो बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर पता है तो क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हैं निकाल सर। सकते हैं। वेल सिंपल, तो सिर्फ एनर्जी का डेफिनेशन पता होना चाहिए। अब जो एनर्जी का डेफिनेशन होगा वैसा ही डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी का भी होगा क्योंकि दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। और वेवलेंथ का उसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एनर्जी का डेफिनेशन पता होना चाहिए कि जो एनर्जी आप दे रहे हो वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। अब घुमा के बोलूंगा थोड़ा कि जो एनर्जी आप दे रहे हो उसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए वेवलेंथ के टर्म में। जो एनर्जी आप दे रहे हो उसका वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए, राइट। एनर्जी ज्यादा होना चाहिए थ्रेशोल्ड से, सॉरी एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए, बट वेवलेंथ कम होना चाहिए। मतलब तो सेम ही है तीनों का, तीनों का मतलब सेम ही है कि जितना एनर्जी चाहिए उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उससे ज्यादा एनर्जी देना है तुम्हें, सिंपल। ठीक है, ठीक है सर। ओके। सर और ये वर्क फंक्शन ही अपना थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना? हाँ वर्क फंक्शन ही थ्रेशोल्ड एनर्जी है। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। अभी ठीक है? हाँ सर। लिखा आप लोगों ने, सब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा? ठीक है, बाद में मुझे बोलना मत कि सर सर पिछले मुझे पेज एक पे जाइए, डाउट आ इसलिए भी रहा मैं है। ना। सर हाँ बोलो। एनर्जी के फॉर्मूला में एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू म्यू वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो वेवलेंथ का रिलेशन कहाँ पर चल रहा है सर? वेवलेंथ का? रिलेशन C उससे। by wavelength, right? HC by wavelength. हाँ ओके। सिंपल, लो बेटा मैं बताता हूँ। मैंने एक्सप्रेशन लिखा था एच न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी ना। यस इसको सर। ऐसे लिख सकते हैं ना, एच न्यू इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके। इसको लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं एच सी बाय लेमडा इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये कैसे ओके भी लिख सर, सकते हैं ना। समझ गए सर। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं। ओके, ठीक, समझ में आ रही है ना बात?
आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। यस स्लाइड। हाँ बोलिए। देखना, सुनो अब। You see this setup on the screen? This is meant for an experimental study of the photoelectric effect. I hope you have some idea of the photoelectric effect. Now, as you can see, it has an evacuated glass or a quartz tube having a photosensitive plate. Let me label it as C. Now, this is known as emitter. And there is another metal plate A, which is known as the collector. Now, as you can see, the emitter and collector are attached to a battery that maintains potential difference between the plates. And do you see that? There is a small window that opens up into the glass tube. It's a transparent quartz window which permits ultraviolet radiation to pass through it and irradiate the emitter. Now, monochromatic light from a source of a sufficiently short wavelength passes through this window and falls on the photosensitive plate, that is C. Now, because of photoelectric effect, the electrons are emitted by the plate C and are collected by the plate A, which, as I told you, is known as a collector. And why does it happen? By the electric field created by the battery. Now, when the collector plate A is positive with respect to the emitter plate, that is C, the electrons obviously are attracted to it. The emission of electrons causes a flow of electric current in the circuit. The resulting current flowing in the circuit has to be measured, and that's why you have that microemitter there. The photoelectric current can be increased or decreased by varying the potential of collector plate with respect to the emitter plate. The intensity and the frequency of the incident light also can be varied, and as can the potential difference V between the emitter and the collector. कुछ आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सुनाई दे रहा था ना? आवाज आ रहा था ना वीडियो का? ये बताओ मुझे। हाँ सर, आ रहा। अच्छा आवाज आ रहा। ठीक है, तो अभी क्लियर है ना? चलिए अच्छी बात है। तो लिख लेते कुछ पॉइंट्स, हमें भी रिटर्न फॉर्म में तो चाहिए ना थोड़ा बहुत। सुन तो लिया आप लोगों ने, समझ भी लिया, भूल जाओगे थोड़े दिन बाद, इसलिए लिखना जरूरी है। तो मैंने आपको ये बताया कि आपको एक टर्म मैंने बताया कि एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, राइट? मैंने बोला कि जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। ये वाला पॉइंट मैंने बोला था, इस पॉइंट को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब मैं एक दूसरे पॉइंट की बात कर रहा हूँ जो है ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अब इंटेंसिटी का क्या मतलब है? इंटेंसिटी का मतलब है जहां पे पहले 1 सेकेंड में 5 फोटोन जा रहे थे, अब 1 सेकेंड में 10 फोटोन हो गए, मतलब पर सेकेंड नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो गए। ये है इंटेंसिटी का मतलब, कि पर सेकेंड अब ज्यादा फोटोन इमिटर प्लेट की तरफ जा रहे हैं। हम ये मानते हैं कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है। जो इक्वेशन मैंने लिखी थी ना, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, इस इक्वेशन को बोला जाता है वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन इक्वेशन। वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन इक्वेशन मतलब वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगा। तो जैसे ही आपने इंटेंसिटी इंक्रीज की, मतलब नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा जाएंगे। अगर नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा इजेक्ट होंगे, राइट? अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट होंगे मतलब चार्ज बहुत ज्यादा इजेक्ट हुआ है, बहुत ज्यादा चार्ज इजेक्ट हुआ है। और चार्ज कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड, आप जानते हैं।
तो बहुत ज्यादा चार्ज इजेक्ट हुआ मतलब करंट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, फोटो करंट बहुत ज्यादा मिलेगा। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी मतलब अब नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा जा रहे हैं, ज्यादा फोटोन जाएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ज्यादा चार्ज निकल रहा है, जितना ज्यादा चार्ज निकलेगा उतना ही ज्यादा करंट होगा, फोटो करंट होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज होता है फोटो करंट इंक्रीज होगा। ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फोटो करंट इंक्रीजेस, राइट। तो वो पॉइंट में लिख रहा हूँ, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन it has no effect on kinetic energy of electron, but it increases the number of photoelectron and the photocurrent। फोटो करंट इंक्रीज हो जाएगा। एक सिंपल सा पॉइंट ऊपर मैं लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया, ये बात सही है। अगर इंटेंसिटी इंक्रीज हुआ, आई मतलब इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी इंक्रीज हुआ तो फोटो करंट इंक्रीज होगा। ऊपर चलते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ, या आपने बोला फोटो करंट सेम रहेगा बेटा, फोटो करंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब फ्रीक्वेंसी से सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को फर्क पड़ता है और इंटेंसिटी से फोटो करंट को फर्क पड़ता है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि ज्यादा फोटोन देने से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगा, नहीं, ज्यादा फोटोन देने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, बट उसी स्पीड से निकलेंगे जिस स्पीड से पहले निकल रहे। ठीक है, सिर्फ ये पता होना चाहिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? अरे बोलो कुछ तो। Yes, sir. आपको Yes. what बोलिए, is- समझ में आया? कौन सा? सर वही जो आपने रेड बॉक्स में ये किया है, आप जो ठीक है, explain मैं कर रहे थे। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ, दो बातें ध्यान रखनी है। जब आप जो रेडिएशन दे रहे हो, उस रेडिएशन का आपने फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज किया, फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा इंक्रीज करोगे इलेक्ट्रॉन उतना ही स्पीड से निकलेगा। सिंपल, इलेक्ट्रॉन उतना ही स्पीड से निकलेगा। पहले फ्रीक्वेंसी कुछ और था, अब आपने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया। ऐसा करंट उतना ही फ्लो होगा जितना, बस इलेक्ट्रॉन का स्पीड चेंज हो गया। सेकंड, अगर इंटेंसिटी इंक्रीज कर दिया, इंटेंसिटी मतलब अब पहले 5 फोटोन जा रहे थे, अब मान लो आपने 10 फोटोन भेज दिए, तो 10 फोटोन भेजने से क्या होगा? पहले 5 फोटोन 5 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, अब 10 फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। पहले जो 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो जिस स्पीड से निकल रहे थे, अब 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो भी उसी स्पीड से निकलेंगे। मतलब काइनेटिक एनर्जी में फर्क नहीं पड़ता, इंटेंसिटी इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी में फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस पे पड़ेगा? फोटो करंट पे। क्यों? क्योंकि ज्यादा इंटेंसिटी मतलब ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन, ज्यादा फोटोन मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब ज्यादा करंट। ठीक है, यस सर। ये जो इक्वेशन था एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, इस इक्वेशन में अगर मैं ऐसा लिखूं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू होगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकता हूँ। और इसलिए कि हम एक ग्राफ बना लेते हैं, हम ग्राफ स्टडी करते हैं यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, ये जो ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस पे लिया है और फ्रीक्वेंसी आपने एक्स एक्सिस पे लिया है, तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। माइनस सी मतलब इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसा जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। बट बेटा एक बार फिर से ग्राफ में थोड़ा सही से बना रहा हूँ, मैं ग्राफ यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। जस्ट ए मिनट,
मैं ग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ। आप बोलोगे डॉटेड क्यों? बेटा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है, और काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। इसलिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी है उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इससे कम फ्रीक्वेंसी पे कुछ नहीं हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं दिखा। इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे देखो लाइन आई, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा। इसका स्लोप क्या होगा? बताओ स्लोप क्या होगा स्ट्रेट लाइन का? एच। यार समझ में आ रहा है तुमको? ये स्ट्रेट लाइन का मतलब समझ में आता है क्या? हाँ थोड़ा बहुत सर। ग्राफ तो पढ़ा होगा ना थोड़ा बहुत। सर tan ये थीटा आएगा ना? एम, हाँ एम जो है बेटा एच के इक्वल है। आप इसको कंपेयर करो ना, इन दोनों इक्वेशन को। आप कंपेयर कर पा रहे हो क्या? हाँ सर। इन इन दोनों इक्वेशंस को, ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है। नो डाउट एम इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, एंड दैट इज इक्वल टू एच होगा बेटा। ठीक है। और तो सी सर क्या होगा? होगा क्या? क्या? सी एच न्यू नोट होगा। क्या बोल रहे हो? स्लोप फिर होगा इसमें? स्लोप पॉजिटिव होगा बेटा। स्लोप तो प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल आया ना, और प्लैंक्स कांस्टेंट को हमें पता ही है कि पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये ग्राफ हो गया। यहाँ तक समझ में आ गई बात? तो प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल कैसे आया? बेटा एक मिनट रुको, ग्राफ समझाना पड़ेगा फिर। ये देखो, काइनेटिक एनर्जी को y मान लिया, एच न्यू नोट को पूरे को c मान लिया, x एक्सिस पे न्यू था, तो m का वैल्यू h होगा ना। अच्छा कंपेयर हाँ, कर रहा हूँ, समझ गया कंपेयर। सर, समझ गया। हाँ, ऐसे किया मैंने। ठीक है, ये ग्राफ है। और ये आप पढ़े होंगे ना यार, आपको ग्राफ ही तो पढ़ा है पहले फिजिक्स में। ग्राफ पढ़ा होगा ना, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या होता है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, नेगेटिव इंटरसेप्ट, स्लोप क्या होता है, थोड़ा यस तो सर। आइडिया होगा ही आप लोगों को, है ना? सिंपल, अच्छी बात है। इतना समझ में आ गया? अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म करने वाले हैं, इसमें एक और डेफिनेशन बचा हुआ है, इतना लिखो पहले। तो सर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो भी हो, स्लोप हमेशा एच आएगा क्या? हाँ, स्लोप हमेशा एच आएगा, ठीक है। सर कांस्टेंट। सर स्ट्रेट लाइन थ्रेश का स्लोप तो कांस्टेंट होता है ना। हाँ बोलो। सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे प्लॉट किया, एक बार बता सकते हो वापस? बेटा ये एक्स एक्सिस पे क्या है? फ्रीक्वेंसी है ना। फ्रीक्वेंसी। हाँ। हाँ फ्रीक्वेंसी है। तो ग्राफ ऊपर बनाया हम, एक पॉइंट के बाद ही ग्राफ बनाया, एक पॉइंट से पहले नहीं बनाया। एक पॉइंट से पहले क्यों नहीं बनाया? एक पॉइंट से पहले इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। क्यों नहीं थी? वो पॉइंट जहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ है, वहां से आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखने लगा है। वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो होगा बेटा। डेफिनेशन में इतनी देर से मैं यही तो बोल रहा हूँ कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितना एनर्जी देना पड़ेगा तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जब इलेक्ट्रॉन अच्छा। निकलेगा तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, तभी तो ग्राफ बनेगा। ओके सर, हाँ समझ जहां से स्टार्ट हो रहा है ना, वो न्यू नोट है, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। उससे पहले कुछ नहीं हुआ, उससे पहले कुछ हुआ ही नहीं। आपने एनर्जी दी बट इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं एटम से, ये बात। तो सर अगर हम लोग जो नेगेटिव पार्ट है उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो फॉर्मूला में y इज इक्वल टू नेग्लेक्टेड एम एक्स माइनस सी क्यों कर रहे हैं? प्लस सी ही होना चाहिए ना सर? बेटा, अरे क्यों बेटा? अगर एक बात बताइए, यहां से लाइन स्टार्ट करे उसका एक्सप्रेशन भी y इक्वल टू एक्स होगा, राइट? अगर यस। मैंने यहां से स्ट्रेट लाइन बनाई तो भी y इक्वल टू एक्स होगा ना। इक्वेशन थोड़ी चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझो। सर ये नहीं समझा नेग्लेक्ट मैं बेटा लास्ट पार्ट। भूल जा, माइनस। रहने दे, कोई जरूरत नहीं है। ओके। कोई जरूरत नहीं है समझने की, कोई जरूरत ही नहीं है समझने की बेटा। वो डाउट लॉजिकल नहीं था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सीधी बात है। आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है, तो काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो सकता है? कभी सुना है क्या कि नो ये सर। इलेक्ट्रॉन? बस सिंपल। तो ग्राफ ऊपर ही आएगा, ये तो कॉमन सेंस है। ग्राफ ऊपर ही आएगा, यस सर। बस ऊपर बना दिया मैंने। उसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो फालतू में तुम लोग? और सर वी नॉट ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है हाँ, ना? व्यू नोट नहीं है, वो न्यू नोट है। न्यू नोट। ओके। वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ओके सर। आता है इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल।
स्टॉपिंग पोटेंशियल को बोलते हैं वी नॉट। डेफिनेशन ध्यान रखना बस इसका, मिनिमम opposing potential due to which the photocurrent becomes zero is called stopping potential. मतलब ऐसा पोटेंशियल अप्लाई करो बैटरी के थ्रू कि करंट जीरो हो जाए। करंट जीरो हो जाए मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो ही ना करे, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलना ही बंद कर दे उस मेटल प्लेट से। बट ऐसा करने के लिए आपको बैटरी के टर्मिनल चेंज करना पड़ेगा, इसलिए डेफिनेशन में बोला गया है अपोजिंग पोटेंशियल। एक काम करना है, बैटरी जो जैसे पहले कनेक्टेड था, बैटरी के टर्मिनल को चेंज करके पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव करके और वोल्टेज बढ़ाओ। वोल्टेज इंक्रीज करोगे ना फिर, तो एक लिमिट के बाद क्या होगा, फोटो करंट मिलेगा ही नहीं, जीरो। उसी पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसी पोटेंशियल को बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ में आ रही है? और स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू वी नॉट। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो एक्सप्रेशन हो जाएगा एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी की जगह आएगा ई वी नॉट। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? हाँ, तो सर यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी हो तब भी वो फोटो करंट नहीं आएगा बेटा। Unless- अब आप सिर्फ वोल्टेज की बात कर रहे हैं। आपने क्या बोला? आप वोल्टेज चेंज कर रहे हैं बैटरी के टर्मिनल को रिवर्स करके। अब एक बात बताओ, पहले आप बैटरी का टर्मिनल रिवर्स कर दोगे तो कलेक्टर और इमिटर पे चार्जेस अलग हो जाएंगे ना। पहले इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट पे आ रहा था और पॉजिटिव की तरफ जा रहा था। अब बैटरी चेंज करते ही ये पॉजिटिव प्लेट सामने वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया। अब क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ जाएगा? क्या नहीं जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन जाएगा ही नहीं सर। जब क्लोज लूप बनेगा ही नहीं तो करंट कहां से मिलेगा? इसलिए बोला, डेफिनेशन ध्यान से पढ़ो, अपोजिंग पोटेंशियल, मिनिमम अपोजिंग पोटेंशियल जहां पे फोटो करंट मिल ही नहीं। और वो कैसे निकालते हैं? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ईवी नोट से। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितना बताया सिर्फ उतना ध्यान रखना। हाँ, ई जो है बेटा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे जो ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर आप ये स्टॉपिंग पोटेंशियल एक बार और एक्सप्लेन कर सकते हो? स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम से पता चल रहा है इतना कि कितना पोटेंशियल अप्लाई करें कि स्टॉप हो जाए, क्या इलेक्ट्रॉन निकलना स्टॉप हो जाए। सिंपल, ये डेफिनेशन है बेटा। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना तो फोटो करंट मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो फोटो करंट नहीं मिलेगा। तो कितना पोटेंशियल बैटरी के थ्रू में अप्लाई करूं फोटो करंट मिले ही ना, जीरो हो जाए, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल। उस पूरे सेटअप को स्टॉप करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टॉप करना है। ये तो सर मतलब। हियर एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? क्योंकि फोटो करंट के लिए भी एनर्जी ऑब्वियसली थ्रेशोल्ड उससे ज़्यादा होगा ना बेटा। एनर्जी अब से। हम है ना, अब हम पहली बात तो ये, जब भी मैंने बोला कि मिनिमम अपोजिंग पोटेंशियल मतलब जितना पहले रेडिएशन आप मेटल प्लेट पे दे रहे थे अभी भी उतना ही आ रहा है। ओके सर, हम इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे, वी आर नॉट चेंजिंग दैट। हम सिर्फ बैटरी का टर्मिनल चेंज करके वोल्टेज चेंज कर रहे हैं। ओके सर। एक लिमिट होगा ना, एक पर्टिकुलर वोल्टेज आएगा जिसपे ये बंद हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक, उस वोल्टेज का वैल्यू हम स्टडी कर रहे हैं। और वो वोल्टेज बेटा ये सब पे डिपेंड नहीं करता है कि किस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी आ रहा है या फोटो करंट क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली उस वोल्टेज पे तो फोटो करंट ही जीरो हो गया, पूरा सेटअप ही बंद हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हो? ओके सर। सर आपने जो स्लाइड पे वो के इक्वल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई वी नॉट लिखा था, उसमें काइनेटिक एनर्जी वो फोटो इलेक्ट्रॉन की है। हाँ,
सर प्रीवियस बिल्कुल स्लाइड दिखा सकते हो? बिल्कुल, ये लीजिए। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए अब देखो आगे चलते हैं। अब आगे हम स्टडी करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। क्या मतलब है इसका? स्टडी करेंगे बेटा। यहाँ पे आप एक्चुअली में अब तक आपने जो भी पढ़ा, बोहर मॉडल पढ़ा, चाहे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, चाहे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ा, सब जगह ये माना गया कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल जैसा है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, आप यहाँ पे इक्वेशन पढ़ेंगे जहाँ पे ड्यूअल नेचर मतलब, ये जो साइंटिस्ट था डी ब्रोगली, उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास पार्टिकल नेचर भी होता है, उसके पास वेव नेचर भी होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक वेव है, ऐसा बोला उसने। इलेक्ट्रॉन एक वेव भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल भी हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के पास दोनों नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ऐसा कहा, इलेक्ट्रॉन के पास दोनों नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर भी होता है और उसके पास वेव नेचर भी होता है। ये किसने कहा? डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने। अब डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अभी, जिसने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बात की। मतलब इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर के बारे में बात की कि इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग उसने एक एक्सप्रेशन दिया। उसने बोला कि जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। ये डी ब्रोगली इक्वेशन है। डी ब्रोगली की इक्वेशन जो है वो क्या है कि वेवलेंथ जो होगा इलेक्ट्रॉन का, वो पार्टिकल के मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब बेटा ये जो डब्ल्यू है, सॉरी ये जो लेमडा है, क्या बताता है? वेव नेचर को ना। मतलब लेमडा वेवलेंथ के लिए डिफाइन, लेमडा जो डिफाइन होता है दैट इज फॉर वेव। लेमडा एक वेव। और पी मोमेंटम, मोमेंटम किसका प्रॉपर्टी है? पार्टिकल का प्रॉपर्टी है। तो उसने बोल दिया कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर जो है, दोनों को साथ लेके, उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन के पास दोनों नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। उस बेसिस पे उसने बताया कि जो वेवलेंथ होगा किसी इलेक्ट्रॉन का, वो पार्टिकल के मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा उसने कहा। ये कहां से आया? ये इक्वेशन कहां से आया, इसके बारे में समझो। बट पहले एक बार इस इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं। लेमडा इज इक्वल टू, जब आप इस कांस्टेंट को हटाते हैं, प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, तो कांस्टेंट आता है प्लैंक्स कांस्टेंट, h बाई पी बोलेंगे इसको, या इसको आप h बाय पी की जगह मास इनटू वेलोसिटी, h बाय mv भी बोल सकते हैं। ये था हमारा डी ब्रोगली इक्वेशन, याद रखेंगे। प्रूफ ये कहां से आया? बेटा आप जानते हैं कि E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, राइट। और आइंस्टीन का इक्वेशन जो है वो आपको पता है कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर भी होता है। जो एच न्यू है ये क्या है? वेव नेचर है। और E इक्वल टू एम सी स्क्वायर ये क्या था? पार्टिकल नेचर है। एक पार्टिकल का वेव एनर्जी ऐसे निकालते हैं, इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एक वेव का एनर्जी इक्वल टू एच न्यू से निकालते हैं। तो डी ब्रोगली ने बोला कि दोनों नेचर दिखाता है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब एच न्यू जो होगा वो एम सी स्क्वायर। बेटा सी क्या है? सी क्या है? वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। हम इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी वेव की बात कर रहे हैं। अगर किसी भी वेव की बात करोगे तो एच न्यू इक्वल टू एम सी की जगह वी लिख दो, वी स्क्वायर लिख दो। जनरल वेलोसिटी की बात करो, एच न्यू इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर हो गया। इतना समझ में आया क्या? पहले बताओ। यस सर। ठीक है। अब मुझे एक बार बताइए बेटा, ये जो एक्सप्रेशन है एच न्यू इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, मैंने यहाँ पे क्या कंपेयर किया? एक पार्टिकल नेचर को वेव नेचर से कंपेयर किया। क्या एच न्यू जो है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? एच वी बाई लेमडा लिख सकता हूँ क्या? मतलब एच सी बाई लेमडा लिखना चाहिए था, और सी की जगह मैं वी लिख रहा हूँ, मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। एच वी बाई लेमडा लिख सकता हूँ। तो बेटा ये एक्सप्रेशन ध्यान से देखो, ये वी से एक वी तो चला जाएगा, तो एच बाय लेमडा इज इक्वल टू एम वी बच जाएगा। मतलब लेमडा इज इक्वल टू एच बाय एम वी बच जाएगा।
मतलब h/p बन जाएगा। ये था डी ब्रोगलीज इक्वेशन, ये तो था डी ब्रोगलीज इक्वेशन, राइट? हाँ या ना? ये प्रूफ याद नहीं रखना है, सिर्फ याद रखना है लेमडा इक्वल्स टू h/p होता है, सिंपल। लेमडा इक्वल्स टू h/p होता है। हाँ, इसी डी ब्रोगलीज इक्वेशन को अलग अलग फॉर्म में हम लिखेंगे। इसको अलग फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कितना होता है, हाफ mv² होता है। एक काम कीजिए, दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर m हो गया, इधर m² हो गया, ठीक है? ऐसा करने से क्या फायदा मिला, ऐसा करने से आप 2 को लेफ्ट में ले आइए, तो 2 इंटू मोमेंटम का m स्क्वायर। इंटू काइनेटिक एनर्जी, एग्जैक्टली मोमेंटम का स्क्वायर हो गया। तो मोमेंटम कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा ऊपर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ था लेमडा इक्वल्स टू h/p, क्या मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ अब? ये होगा सर h डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, ऐसे भी लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ ना यार, सोच क्या रहे हो उतना? हाँ सर। ठीक है, अच्छी बात है, चलिए अच्छी बात है, यहाँ तक समझ में। एक और फॉर्मूला होता है इसी का दूसरा फॉर्म, वो भी पढ़ेंगे, पहले ये लिख लो अच्छे से। एक बात मुझे बताओ, MKE. सॉरी, What does the M stand for? m बेसिक, m है बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, Okay, sir. m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, के ई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? सब कुछ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। m मतलब मास हो गया, के ई काइनेटिक एनर्जी हो गया, v मतलब वेलोसिटी हो गया, h मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया, लैम्डा मतलब वेवलेंथ हो गया, Yes, sir. ठीक है? देखो आप लोग इतना तो जानते ही है ना, अभी आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल में देखा था काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, मैंने क्या लिखा था, ई ई इंटू वी नॉट लिखा था, मतलब चार्ज इंटू वोल्टेज, है ना? हाँ वो होता है एक्चुअली में, काइनेटिक एनर्जी होता है चार्ज इंटू वोल्टेज होता है, क्यू इंटू वी। यहाँ पे वी जो है वो वोल्टेज है। तो बेटा जो फॉर्मूला आपने लिखा था ना, लेमडा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, इसको थोड़ा चेंज करने का टाइम आ गया। लेमडा इक्वल्स टू लिखेंगे h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m क्यू वी। किसी भी पार्टिकल का वेवलेंथ पूछा जाए, किसी भी पार्टिकल का वेवलेंथ पूछा जाए, उस पार्टिकल का मास रखेंगे, जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन का पूछे। m मतलब मास ऑफ दैट पार्टिकल जिसका वेवलेंथ पूछा है, q मतलब उसका चार्ज उसी पार्टिकल का, और v मतलब कि कितना वोल्टेज सप्लाई कर रहे हो, ठीक है? सर क्यू क्या है? चार्ज है बेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मास ऑफ पार्टिकल, चार्ज ऑफ पार्टिकल, वी है वोल्टेज सप्लाइड। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं, बहुत सारे पार्टिकल के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूं, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए आप बोले, तो इलेक्ट्रॉन के लिए लेमडा इक्वल्स टू क्या आएगा, h डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, इंटू वी आएगा। तो बेटा इलेक्ट्रॉन के लिए सब पता है ना, एच भी पता है, एम भी पता है, ई भी पता है, सिर्फ वी नहीं पता। तो मैंने क्या किया, जो जो पता है ना सबका वैल्यू रखा, और मैंने जब इसको सोल्व किया तो मुझे मिला लेमडा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 150 बाय वोल्टेज। ऐसा करेंगे तो वेवलेंथ आपको एंगस्ट्रॉम में मिलेगा। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है, ध्यान से सुनना, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। बाकी किसी पार्टिकल के लिए पूछा तो h बाय अंडर रूट 2m क्यू वी लगा के सोल्व करेंगे, बट इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में ज्यादातर पूछा जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए ऐसा बनाया मैंने, ठीक है? इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 150 बाय वी वोल्टेज, ओके?
इलेक्ट्रॉन के लिए m क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31। e क्या होता है -1.6 इंटू 10⁻19। ये सब वैल्यू रखा मैंने, तो लेमडा इक्वल्स टू √150/v मिला ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। ओके, समझ में आई बात? यस सर। ओके, अब एक बार डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में फिर से मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इक्वेशन क्या था, लेमडा इज इक्वल्स टू h/mv था। क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो लेमडा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के? m मतलब मास होता है ना, जिस भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं यस आप। सर। अब इलेक्ट्रॉन लिया तो बहुत छोटा मास होगा, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, तो उसके लिए वेवलेंथ बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अगर क्रिकेट बॉल की बात करें तो क्रिकेट बॉल और इलेक्ट्रॉन में जमीन आसमान का फर्क है यार। क्रिकेट बॉल का मास तो बहुत ज्यादा होगा, अब क्रिकेट बॉल का मास बहुत ज्यादा है तो उससे वेवलेंथ क्या मिलेगा, कम मिलेगा। मैंने इलेक्ट्रॉन और क्रिकेट बॉल लिया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और क्रिकेट बॉल मैक्रोस्कोपिक है। तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए जब आपने देखा कि वेवलेंथ बहुत कम मिला, अब जब वेवलेंथ मिला ही नहीं या बहुत कम मिला तो वेव नेचर की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वेव नेचर के लिए वेवलेंथ का मिलना जरूरी है, सफिशिएंट वेवलेंथ का मिलना जरूरी है। इसका मतलब मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए वेव नेचर नेग्लेक्ट किया जाता है, वेव नेचर की बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल में वेवलेंथ मिलता ही बहुत कम है सर, बहुत 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 कम। वेव नेचर की बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब छोटे छोटे पार्टिकल के लिए बात करेंगे। तो मैं नोट बना के लिखा हूँ ये सब पॉइंट, आप लोग भी लिख लीजिए। फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट mass is large, so their wavelength can be neglected. Can be neglected as it is very small, ऐसे लिख सकते हैं, ये बहुत कम इसलिए। So their wave nature can be neglected. फिर नेग्लेक्ट कर दिया। But for microscopic particle, lambda is, अरे मैंने माइक्रोस्कोपिक के लिए लिखा ना, ठीक है, वेवलेंथ कैन बी नेग्लेक्टेड फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, लैम्डा इज लार्ज, वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगा, राइट? And then there has to be considered, and their wave nature has to be considered. कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। एक क्वेश्चन सोल्व करो, बताओ मुझे। कैलकुलेट lambda of electron accelerated by 1.5 वोल्ट। बताइए। So can I answer? 10 एंगस्ट्रॉम। तो 10 एंगस्ट्रॉम। सिंपल सा फॉर्मूला था, ऑफ कोर्स 10 एंगस्ट्रॉम आएगा, सोचना ही नहीं है इसमें। चलिए, अच्छी बात है, आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन है,
if E1 and E2 are kinetic energy of an particle, of alpha particle, yeah, of an alpha particle. अल्फा पार्टिकल सर आप आप जानते हैं एक क्या मिनट होता है? प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हैं? सर इसके भी पहले वाला। ये है ना, ये हो रहा है, यस सर, थैंक यू। ये नहीं है, ये था, ये ओके सर, थैंक यू। E1 and E2 are kinetic energy of alpha particles and a proton. मतलब E1 तो अल्फा पार्टिकल का है और E2 प्रोटॉन का है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है, हैविंग इक्वल डी ब्रोगली वेवलेंथ, having equal de Broglie wavelength, calculate E2 by E1. ट्राई करोगे? कीजिए, ट्राई कीजिए। क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ज्यादा नहीं, सर बट मास कर ऑफ सकते हो। अल्फा पार्टिकल 4 होता है ना? सर 4:1 है 4 क्या? to 1 आ रहा है। हाँ ठीक है, 4:1 ठीक है, सही आंसर, जिसका भी 4:1 आया बिल्कुल सही है। एक मिनट, देखो दोनों का डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल है, मतलब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल लिख दो, यहाँ पे प्रोटॉन लिख दो, तो अल्फा पार्टिकल का वेवलेंथ क्या होगा? h/√2 इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल्स टू, इधर कितना आएगा? h/√2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। स्क्वायर कर दो दोनों साइड, या सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा यार? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो आपको E2 बाई E1 पूछा, मतलब प्रोटॉन बाय अल्फा पार्टिकल पूछा है, राइट?
तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल पूछा है, जो कि आएगा m अल्फा बाय एम पी। एक बार बताओ, प्रोटॉन का मास अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होंगे? 2 protons अल्फा and पार्टिकल 2 में 2 ही प्रोटॉन। neutrons. ठीक है, तो अच्छा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास नियरली सेम होता है? हाँ सर. सर Yes, अल्फा sir. हाँ पार्टिकल वो नियरली। हीलियम न्यूक्लियर होता है ना, तो फिर हम सीधा 4 लिख सकते हाँ हाँ लिख सकते हैं, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन का क्या लिखेगा फिर? हैं। 1। प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1 mu होता है। हाँ सर। प्रोटॉन मास क्या होता है का? डायरेक्टली लिख सकते हैं, या ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि अल्फा में 2 ही प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है, तो ऐसे मान लो कि 4 प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन जितना मास है। तो अल्फा पार्टिकल में 4 प्रोटॉन जितना मास है और नीचे 1 है, 4:1। या डायरेक्टली अल्फा पार्टिकल का मास होगा 4 AMU और प्रोटॉन का 1 AMU। सॉल्व किया तो 4 आंसर आ गया। आंसर आ ही गया। ठीक है वैसे क्या 4p/p? सर हाँ हाँ सर पता नहीं मैं कंफ्यूज हुआ कि क्या। सर मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम बी, और मुझे सेम आंसर आ गया। हाँ, तो ये बेटा उसी फॉर्मूले से ही तो सब कुछ आया है। हाँ क्या बताओ, इसको यस इतने सारे फॉर्मूले में डायरेक्ट किए और हम तो किया है। सर योर वॉइस कैसे इज आंसर तो सही क्रैकिंग। नहीं आया। कोई का वॉइस ब्रेक हो रहा है, आप बोल रहे हो तो आई थिंक मेरा ठीक है। वॉइस ब्रेक हो रहा है मेरा? यस सर, बीच में हो रहा था। Yes, यस sir. सर. हाँ से हो रहा है। यस सर, आपका वॉइस ब्रेक हो अब बहुत सर अभी भी हो रहा है। अभी भी हो रहा है. ठीक है, तो वेट कीजिए थोड़ा। अभी ठीक है? यस सर अभी यस क्लियर सर। है। ठीक, ओके।
ठीक है ना, चलो इतना तो समझ में आ गया। सर आप उस समय जो एक्सप्लेन कर रहे थे मैं समझा नहीं क्योंकि वॉइस ब्रेक हो रहा था आपका। कौन सा ये? हाँ सर, चलिए मैं बता देता हूँ। मैंने वो फॉर्मूला यूज़ किया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। मैं कंफ्यूज हो सेम ही गया। है बेटा, सेम ही है बेटा। मैं वही तो बोलना चाह रहा हूँ कि उसी फॉर्मूले से तो डिराइव किया है मैंने इतना सब कुछ, और सेम सर, है। और k इज इक्वल टू टू वी कैसे आया सर, वो मुझे नहीं समझ में आया। बाकी सब कहाँ लिखा के? कहाँ लिखा? टू भी नहीं लिखा मैंने कहीं पे, क्यू वी लिखा। ओके। बेटा ये काइनेटिक हाँ एनर्जी का हाँ फॉर्मूला होता है, हाँ, ओके चार्ज सर, इनटू वोल्टेज। गॉट, ओके सर। सर मुझे E2 upon E1 is equal to mass of alpha upon mass of proton समझा, पर 4 upon 1 कैसे आया? बेटा प्रोटॉन का मास 1 AMU होता है और अल्फा पार्टिकल का 4 AMU होता है। प्रोटॉन का मास इज 1 AMU एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम, हीलियम का तो 4 AMU होता है ना, इसलिए आया बेटा। ठीक है, और किसी को? चलिए एक और फॉर्मूला है डी ब्रोगलीज इक्वेशन में जो बाकी रह गया, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो आपको पता है ना कि बोहर जो था उसने ये एक्सप्रेशन यूज किया था, MBR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, राइट। और वहां पे यस N क्या सर। था? शेल नंबर था। इसका कोई प्रूफ नहीं था, ये उसने पोस्टुलेट में ऐसा बोला था, मतलब उसने मान लिया ऐसा होता है। और ये माना भी तो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, ऐसा नहीं कि सपना यार बोल दिया कुछ भी। ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, कोई डेरिवेशन नहीं बताया, कोई उसका एक्सप्लेनेशन उसने नहीं किया। अब सुनना ध्यान से, जो डी ब्रोगली है ना, डी ब्रोगली ने एक एक्सप्रेशन दिया। उसने बोला कि जो सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r, वो होता है n इंटू लेमडा के इक्वल। 2 पाई r इज इक्वल टू n लेमडा। ये इक्वेशन, ये डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन दिया, लेमडा इक्वल टू h/p। और ये दूसरा इक्वेशन है 2 पाई r इज इक्वल टू n लेमडा। यहाँ पे r क्या है? रेडियस है, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस है। n क्या है? शेल नंबर है। और h क्या है? और लेमडा क्या है? वेवलेंथ है, राइट। तो हमने इसी इक्वेशन को थोड़ा चेंज किया, 2 पाई r इक्वल्स टू n। लेमडा की जगह क्या रख दे? लेमडा की जगह क्या h/mv रख दूं? ये तो बता, रख सकता हूँ। यस अरे सर। लेमडा की जगह h/mv रख सकता हूँ ना? हाँ ठीक है। तो यस थोड़ा सर। चेंज करो इसको, mv लेफ्ट में लेके जाओ, mvr इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई बन गया। बना कि नहीं? रुको, पेंसिल डिस्चार्ज है, इतना यस समझो। सर। mvr इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई बना। अच्छा 2 पाई r क्या होता है? सरकमफेरेंस। यस सर। हाँ, n नंबर होगा शेल का, और लेमडा क्या होता है? वेवलेंथ, जिसका डेफिनेशन होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, राइट। अब समझने की कोशिश करना। एक यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन बनाऊंगा। मान लो ये n इक्वल टू 3 है, मतलब थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो थर्ड शेल में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो 2 पाई r इक्वल टू कितना होगा? 3 लेमडा होगा। यस सर। यस सर। 3 लेमडा मतलब, अच्छा 3 लेमडा कैसे बनाऊंगा मैं? ये वेव यहाँ से स्टार्ट किया और ये वेव ऐसे गया। ये थोड़ा मैंने, चलो वेव अजीब सा बना दिया, सिमेट्रिकल बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है वेव के फॉर्म में। ये जो वेव है ना, इसमें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वेव कितना है? लेमडा है। यहाँ से यहाँ तक फिर से लेमडा, यहाँ से यहाँ तक फिर से लेमडा, तो हो गया 3 लेमडा। यस सर। हुआ कि यस नहीं? सर। 2 पाई r इक्वल टू 3 लेमडा हो गया। मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको डायग्राम बना के दूं और मैं आपसे पूछूं कि
ये कौन से शेल की मैं बात कर रहा हूँ तो आप लोग बता पाओगे। जैसे मान लीजिए मैंने ये बनाया एक शेल, मैं मुझे नहीं पता है कौन सा शेल है, मैंने बोला कि इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से घूम रहा है। कौन से शेल की बात कर रहे हैं? फिफ्थ शेल। फाइव शेल की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली। ये फिफ्थ शेल में ऐसा होगा क्योंकि यहाँ 5 लैम्डा बनेगा, तो 2πr = 5 लैम्डा बनेगा। बात समझ में आती है ना? बेटा ये जो एक्सप्रेशन है ना 2πr = n लैम्डा, अब यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन जो किसी शेल में रिवॉल्व कर रहा है, तो उस शेल में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका वेवलेंथ क्या है, इसी से निकालेंगे। क्योंकि आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन किसी शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका रेडियस क्या होगा, बोहर मॉडल से निकालेंगे। 0.529 × n²/z रेडियस रख देंगे, शेल पता ही है कौन सा है n, लैम्डा मिल जाएगा कि किस वेवलेंथ कि क्या वेवलेंथ होगा उस इलेक्ट्रॉन का। राइट, समझ में आ रही बात? 2πr = n लैम्डा कब यूज करते हैं? जब आपको बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन इस शेल में रिवॉल्व कर रहा है, तो इस शेल में अगर वो रिवॉल्व करेगा तो उसकी क्या वेवलेंथ होगी, ये फॉर्मूला लगा देंगे, इससे निकल जाएगा। ठीक है? कुछ बोल नहीं रहे यार तुम लोग, पता नहीं। हाँ सर, समझा। यस सर। यस सर। अच्छी बात है। ठीक है, आगे चले थोड़ा। डी ब्रोगलीज एक्सप्रेशन, डी ब्रोगलीज इक्वेशन हो गया। अब उसके बाद आता है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थोड़ी देर बाद, मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर एक मिनट पहले वाला स्लाइड दिखाओ ना। यही तो। यस सर। सर आपने क्वेश्चंस कैसे आएंगे बोला? वही पूछ रहा हूँ मैं, बस आप ये मान लीजिए क्वेश्चन ही लिखवा देता हूँ मैं। ओके सर। Which of the following has least de Broglie wavelength if they have same velocity? Option A इलेक्ट्रॉन, B में प्रोटॉन, C में CO2, D में SO2। बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, इन हाइड्रोजन एटम if x is the radius of first Bohr orbit, then de Broglie wavelength of an electron in third orbit is। पहले वाला आसान है, इतना क्या सोच रहे हो? SO2 है क्या? SO2 होगा। सिंपल, जिसका मास ज्यादा है। मास से इन्वर्स है ना सर वेवलेंथ। हाँ एग्जैक्टली, मास ज्यादा तो वेवलेंथ कम, उसी से हमने डी ऑप्शन निकाला। बहुत बढ़िया। और सबसे ज्यादा पूछा होता तो इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन। ठीक है ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको सिर्फ इतना दिया है कि फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का रेडियस x है और आपको थर्ड बोहर ऑर्बिट का वेवलेंथ निकालना है। अब ऑफ कोर्स आंसर निकालना होगा तो x के टर्म में निकालना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ वही दिया गया है। अब एक बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे बात कर ली ना उसने कि इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, मतलब 2πr = n लैम्डा।
अगर पहले बोहर ऑर्बिट की बात करेगा तो पहले बोहर ऑर्बिट की रेडियस x बोल रहा है वो, तो x लिख दो, n का वैल्यू 1 आएगा, बोल सकता हूँ ना। हाँ सर। और पहले बोहर ऑर्बिट में वेवलेंथ लेमडा 1 मान लो, राइट, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ ठीक है। सर। अगर थर्ड बोहर ऑर्बिट की बात करें तो थर्ड बोहर ऑर्बिट का, पहले बोहर ऑर्बिट का रेडियस अगर x है तो थर्ड बोहर ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा हाइड्रोजन के लिए ही? 3 है सर 9 टाइम्स होगा बिल्कुल यार, r इज डायरेक्टली n स्क्वायर। प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, z तो 1 हो गया तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, मतलब पहले बोहर ऑर्बिट का रेडियस अगर x था, अब आप थर्ड बोहर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9x आएगा थर्ड बोहर ऑर्बिट के लिए। यहाँ पे n का वैल्यू 3 इंटू, मान लो थर्ड ऑर्बिट में वेवलेंथ लेमडा 3 है, तो लेमडा 3 का वैल्यू कितना आएगा x के टर्म में? 6 बाय x आएगा। हो गया आंसर, बस तो यही मुझे था। नहीं समझा। चलिए मैं बताता हूँ फिर से आपको। बेटा ये तो आपको, चलो मान लो ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है कि पहले बोहर ऑर्बिट का रेडियस अगर x है तो थर्ड बोहर ऑर्बिट का रेडियस बताओ। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो, बताइए, ये तो आप कर सकते हैं। फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का रेडियस अगर x है तो थर्ड बोहर ऑर्बिट का रेडियस बताइए, x के टर्म में बताना है, हाइड्रोजन एटम के लिए ही। सॉल्व करो, बताओ, मैं नहीं करूंगा सॉल्व, ये आप लोग करेंगे। सर क्या सॉल्व करना है अभी? फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का रेडियस अगर x है तो थर्ड बोहर ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा 9x। 9x ये बताना। पक्का 9x होगा? आराम से सोच लो, हाँ सर। आराम से सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, 9x कैसे आए बताने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, रेडियस के फॉर्मूला यूज करना है, मिल जाएगा। तो आपको थर्ड बोहर ऑर्बिट का रेडियस निकालोगे तो थर्ड में वेवलेंथ मिल जाएगा ना, तो थर्ड बोहर ऑर्बिट का रेडियस 9x हो गया बेटा, n का वैल्यू 3 हो गया, लेमडा 3 निकालना था तो 6/x आ गया, सिंपल। अच्छा ओके सर, समझा। एक एक लाइन में सॉल्व किया, एक लाइन से ज्यादा था ही नहीं है क्वेश्चन, राइट, ठीक है। आगे चले, यस सर। ठीक है, क्वेश्चंस मैंने बताई दी कैसे पूछ जाएंगे, बाकी हम चलते हैं, आगे है। सर अगर हीलियम का होता तो? कहाँ पे? हीलियम का अगर थर्ड ऑर्बिट पूछेंगे और फर्स्ट ऑर्बिट अगर x है सेम तो ही आएगा बेटा, तो वही तो भी सेम आएगा, स्क्वायर 9x, तो भी 9x ही आएगा बेटा। आप चेक करो ना, आप ये क्वेश्चन मुझसे सर पूछ रहे हो, आप एक हीलियम बार के सर चेक लिए करो हम 9x by 2 होगा 9x/4 ना? लिखेंगे ना? तो लेकिन हाँ z तो 2 हो जाएगा। हाँ सर। 9x/2 लिखेंगे ना सर अगर हीलियम एक मिनट तो? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने क्या बोला? आपको पता है ना कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, हाँ ठीक है। सर। जिसको भी डाउट है सुनना ध्यान से, शांति से। r1/r3 इज इक्वल टू क्या बनेगा? r1 मतलब 1 का स्क्वायर बाय z मतलब हीलियम का 2 डिवाइड बाय r3 मतलब 3 का स्क्वायर, z मतलब 2। यार z तो कांस्टेंट है ना, वो तो कैंसिल हो जाएगा रेशियो निकालने में, नहीं होगा क्या? सर वो कह रहा हाँ था कि x हाइड्रोजन आटम का फर्स्ट ऑर्बिट है और अगर थर्ड ऑर्बिट हीलियम का पूछे तो? नहीं, नहीं नहीं, उसने हाइड्रोजन नहीं, उसने बोला कि हीलियम, हीलियम का हीलियम का फर्स्ट ऑर्बिट पूछा का है। रेडियस अगर, यस हाँ हाँ वो यस पूछा सर। उसने। हीलियम का अच्छा। फर्स्ट ऑर्बिट का अगर x है तो थर्ड ऑर्बिट का 3x ही होगा या 9x ही होगा, ओके सर। ये सब पूछा उसने। अब हाइड्रोजन का देके हीलियम का पूछेगा तो ऑफकोर्स यार फॉर्मूला लगाएंगे, जेड भी मैटर करेगा उसमें ना, अब अपने हिसाब से सॉल्व करके निकाल लेंगे जो हाँ भी आएगा। सर, तब 9/2 होगा। हाँ बिल्कुल, तब चेंज होगा, सही बात है, ठीक है। अभी है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेटमेंट क्या है, सुनना ध्यान से। देखो जो बोहर था ना, बोहर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है ना। और बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन का आप मोमेंटम भी निकाल सकते हैं, मतलब वेलोसिटी निकाल सकते हैं तो मोमेंटम भी निकाल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन का रेडियस निकाल सकते हैं कि किस रेडियस में, मतलब पोजीशन निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बोहर ऐसा लिखो, पोजीशन एंड मोमेंटम of electron can be determined with accuracy। बोहर के हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और उसका मोमेंटम एक्यूरेसी के साथ बता सकते हैं। बट ये बोहर के अकॉर्डिंग था। उसके बाद हमने डी ब्रोगली पढ़ा, राइट। बट जब हम डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, मतलब जब हम इलेक्ट्रॉन को वेव मान लेते हैं, जो कि डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर की बात की थी, जब हम इलेक्ट्रॉन को वेव मान लेते हैं, तो जब हम इलेक्ट्रॉन को वेव मान लेते हैं तो बेटा उस केस में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और उसका वेलोसिटी दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और उसका वेलोसिटी साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी के साथ बताना पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और उसका मोमेंटम, दो चीजें, पोजीशन और उसका मोमेंटम साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी के साथ बताना पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर मोमेंटम एक्यूरेसी, अगर मोमेंटम सही बता दोगे तो पोजीशन में एरर आ जाएगा, अगर पोजीशन सही बता दोगे तो मोमेंटम में एरर आ जाएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक्यूरेसी के साथ साइमल्टेनियसली सही बताई जा सके, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो यही है बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बोलता है इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन simultaneously the exact position and the exact momentum of an electron. It is impossible to determine simultaneously the exact position and the exact momentum of an electron. ये स्टेटमेंट है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, पहले आया क्या समझ में? Sir, some student got disconnected or she is waiting in the waiting room. Could you let her know? हाँ, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बोहर के अकॉर्डिंग क्या था कि पोजीशन और मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन का, वो एक्यूरेसी के साथ बताया जा सकता है, ऐसा बोहर ने कहा। बट एक्चुअली में क्या होता है, जब हमने डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और उसका मोमेंटम साइमल्टेनियसली विद एक्यूरेसी के साथ बताना इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। तो बेटा मैं डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, डी ब्रोगली नहीं, हाइजेनबर्ग का स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। उसने बोला इट इज इम्पॉसिबल to determine simultaneously the exact position and the exact momentum of an electron. उसने एक एक्सप्रेशन दिया कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी
इन पोजीशन, और डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई है। बेटा आप जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इक्वल टू साइन ही यूज करेंगे, सिर्फ इक्वल टू साइन ही यूज करेंगे। हाँ थोड़ा चेंज कर सकते हैं इस इक्वेशन को, क्योंकि आप जानते हैं कि P इज इक्वल्स टू एम वी होता है, तो डेल्टा P जो है वो होगा m इंटू डेल्टा वी। तो इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा और चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा x इंटू डेल्टा P की जगह m डेल्टा वी रखा, तो m तो कहाँ चला जाएगा, m इधर आ जाएगा, h अपॉन 4 पाई m, ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसे भी चलेगा। डेल्टा x इंटू डेल्टा पी ये याद रखना है, डेल्टा x इंटू डेल्टा वी भी याद रखना है। समझ में आ रहा है, समझ आ रही बात, मतलब ध्यान से देखो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अगर डेल्टा x जीरो है, अगर डेल्टा x जीरो है तो डेल्टा v इंफिनिटी हो जाएगा, अगर डेल्टा v जीरो है तो डेल्टा x इंफिनिटी हो जाएगा। मतलब डेल्टा x जीरो मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जीरो, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जीरो मतलब आपने पोजीशन का एग्जैक्ट वैल्यू बता दिया, कोई एरर ही नहीं है। अनसर्टेनिटी मतलब एरर, समझो एरर हो गया। डेल्टा x जीरो मतलब एरर जीरो है, एरर जीरो मतलब आपने एग्जैक्टली सही बताया, बट जैसे ही डेल्टा x आपने सही बताया, डेल्टा v इंफिनिटी हो गया, मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी में एरर इंफिनिटी हो गया, मतलब वेलोसिटी आपने एकदम गलत बता दिया। यही मैं बताना चाहता हूँ कि हाइजेनबर्ग ने ये बोला कि अगर आप पोजीशन में एक्यूरेसी लाओगे तो मोमेंटम में एरर आ जाएगा, अगर मोमेंटम में एक्यूरेसी लाओगे तो पोजीशन में एरर आ जाएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों को एक साथ एक्यूरेसी के साथ बताया जा सके, बस ये स्टेटमेंट है, और कुछ सोचना नहीं है ज्यादा। एक्सप्रेशन लिखा मैंने आपके सामने, इसको समझना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाएंगे, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, एक और एक्सप्रेशन है इसका एनर्जी के टर्म्स में, इतना लिखो पहले। सर डेल्टा x जीरो होगा तो डेल्टा v इंफिनिटी कैसे होगा? बेटा जैसे ये समझो, ये डेल्टा एक्स ये एक्स हो गया, डेल्टा वी वाई हो गया, इक्वल टू ये पूरा तो कांस्टेंट है एन मान लो। अगर एक्स जीरो होगा तो वाई कितना होगा, 10/0, इंफिनिटी होगा हाँ ना बेटा। सर, हाँ ओके। सर वहाँ पे m कैसे आया, क्योंकि फर्स्ट आपने 4x लिखा था ना। 4x नहीं है, 4 पाई था, ओके सर, ओके। 4 पाई था, और डेल्टा पी को m डेल्टा वी लिखते हैं ना, तो m राइट में आएगा ना बेटा। हाँ करेक्ट करेक्ट सर। ये अच्छा वो बताओ, आप इतना जानते हो ना कि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, या वर्क क्या होता है, वर्क होता है दिखा सकते हो पहला वाला। क्या हो गया। आप एक मिनट वो लास्ट स्लाइड दिखा सकते हो। सर या डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी है या फिर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी या एरर इन वेलोसिटी, चेंज नहीं है बेटा, ये चेंज नहीं है, एरर है। एरर कितना आ रहा है, या अनसर्टेनिटी या एरर बात सेम ही है, चेंज मत बोलो। डेल्टा एक्स मतलब चेंज नहीं है, यहाँ पे एरर की बात कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं। देखो लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ ऊपर बढ़िया से, है ना। हो गया क्या? सर हो गया हाँ। ओके। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बहुत बढ़िया। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यस सर। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। टी को लेफ्ट में ले जाओ, E इंटू टी क्या हो गया, एम वी एक्स हो गया। एम इंटू वी क्या होता है, मोमेंटम, इंटू एक्स इक्वल टू E इंटू टी हो गया। बस इसी से मतलब था। बोल सकते हैं यहां से डेल्टा E इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स। ये देखा हुआ है, यही तो था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यस एच सर। अपॉन 4 पाई से ज्यादा था, तो उसकी जगह ऐसा भी तो लिख सकते हैं, चेंज इन
uncertainty in energy into uncertainty in time is greater than equal to h upon 4 pi. ठीक है? हाँ बोलो बोलो। हाँ सर समझ आया। हाँ सर समझ यस गया। सर। हाँ यस सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी हम, मॉड्यूल से ही सॉल्व करेंगे। आप लोग के पास मॉड्यूल है एटॉमिक का, राइट? मैंने शेयर किया हुआ है। हाँ सर। सॉल्व करना स्टार्ट किया होगा थोड़ा बहुत तो। किया ना? सर बिगनर बॉक्स 1 बिगिनर क्या बॉक्स है? किया। बिगनर बॉक्स हाँ 1 एंड 2 क्या है? बिगिनर बॉक्स 1 4 and 2 तक किया। किया। 4। हाँ तो ठीक है, मतलब 3 तक हो जाना चाहिए था, चलेगा। ओके, अब बेटा उसके बाद स्टार्ट होता है सीधा क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे। तक समझ में आती है बातें? यस सर। क्वेश्चन सॉल्व करें? कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर ले? यस सर। सर। कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग बताएंगे आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है कि इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is increased 4 times, the wavelength of the de Broglie wave associated with, if the kinetic energy of an electron is increased 4 times, then the wavelength of de Broglie wave associated with it would be, कितना होगा बोलो? अगर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज किया तो वेवलेंथ क्या होगा? हाफ होगा, 2 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स हाफ। होगा? पक्का? सही बात है। काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज किया तो वेवलेंथ हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। यस सर। काइनेटिक एनर्जी को 4 गुना करोगे तो अंडर रूट से 2 निकलेगा, मतलब 1/2, हाफ हो गया सर। ये तो हाफ हो गया, समझ आई बात? यस सर। चलिए अब ये बताइए, इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वी, मतलब uncertainty in position is equal to uncertainty in velocity, then find delta p। बताइए डेल्टा पी क्या आएगा? एक्सप्रेशन यूज करेंगे, इक्वल टू यूज करेंगे h अपॉन 4 पाई m। तो अगर डेल्टा एक्स और डेल्टा वी सेम है तो दोनों को डेल्टा वी सर कर दो, रूट डेल्टा HM वी बाय का 4 स्क्वायर। पाई। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो डेल्टा वी कितना आ गया? डेल्टा वी आ गया रूट एच एम अपॉन 4 पाई एम हो गया। ठीक है, बट डेल्टा पी क्या होता है बेटा? डेल्टा पी होता है एम इंटू डेल्टा वी। तो एम लिखा, डेल्टा वी क्या होगा? एच अपॉन 4 पाई एम। क्या अब तो बता सकते हो कि क्या आंसर आएगा? क्या रूट एम एच अपॉन 4 पाई आएगा? यस सर। हाँ ये आएगा।
सर मेरे को ये नहीं आगे ना बात समझ। समझ में। सर या फिर आप दोनों साइड पे बेटा एम स्क्वायर मल्टीप्लाई कर सकते थे, उसके बाद स्क्वायर निकाल सकते थे। हाँ तो भी कर सकते थे बेटा। पहले बात तो जिसको नहीं समझ में आया, ये दिया गया था, ये हमें याद है क्योंकि उसने बोला डेल्टा एक्स डेल्टा वी के जितना है, तो ये डेल्टा वी स्क्वायर हो गया, यहाँ तक क्लियर है, इक्वल टू एच अपॉन यस फोर सर। पाई एम होगा। तो डेल्टा वी क्या होगा, रूट ऑफ, ये यहाँ तक समझ में आ गई बात मुझे। हाँ अब उसने पूछा डेल्टा पी, तो डेल्टा पी एम इंटू डेल्टा वी होता है ना, तो एम तो एज इट इज रखा, डेल्टा वी की जगह जो निकाला है वो रख दो यहाँ पे, ठीक है। अब इस एम को अंदर लेके जाओगे अंडर रूट में, तो एम स्क्वायर होगा ना वो, तो अंडर रूट में हाँ वो क्या बनेगा, एम स्क्वायर बनेगा। एच है ही, फोर पाई एम है ही, तो सोल्व करो क्या बन गया, एम एच अपॉन फोर पाई बन गया ना यार। ये कैलकुलेशन ही तो है, इसमें कोई लॉजिक थोड़ी है, ठीक है। लॉजिक है ही नहीं सवाल में, सिर्फ मैथमेटिक कैलकुलेशन है बस। रुकिए थोड़ा आप। यहाँ तक ठीक है, समझ में आता है। यस सर। यस सर। ठीक है, अभी मैं क्वांटम नंबर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं क्वांटम नंबर स्टार्ट करने वाला हूँ। सर हाँ सर मुझे वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वाले चैप्टर में एक डाउट है। बोलो। सर जब वाटर का हमको ऐसे वॉल्यूम दिया रहता है 18 ml, तो फिर हम उसके डेंसिटी से उसको क्यों 18 ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं? सीधा क्योंकि मोल्स डेंसिटी 18 1 ग्राम अपॉन। पर एमएल होता है ना। नहीं, क्यों, वो जो 18 ml दिया है क्या वो एसटीपी पे दिया है क्या, नहीं ना। नहीं सर। अच्छा ठीक है। नहीं, हाँ तो अगर मान ले वो बोल दे कि 18 ml एसटीपी पे, डायरेक्टली डिवाइड करूंगा 20,400 से, 22,400 से, बट उसने बोला नहीं ना कुछ भी। ओके सर। एटॉमिक चैप्टर में है बेटा, अभी क्वांटम नंबर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर है, उसके अलावा है, अभी पढ़ना बाकी है हम लोगों को, बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, चलिए तो क्वांटम नंबर का डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। क्वांटम नंबर, बेटा क्वांटम नंबर का क्या मतलब है, किसी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन निकालने के लिए, किसी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन निकालने के लिए, कि एटम में इलेक्ट्रॉन तो है मुझे पता है, बट वो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, कहाँ पे है, क्या उसका स्पिन है, एक इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन पता करने के लिए कुछ नंबर की जरूरत पड़ती है।
वो नंबर ही क्या है, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर आपको हेल्प करते हैं ये पता लगाने में कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, कौन से शेल में है, कौन से सब शेल में है, कौन से ऑर्बिट में है, कौन से ऑर्बिटल में है, किधर स्पिन कर रहा है, सब बातें पता चलती है। जैसे नहीं होता कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसके बारे में पता करना है आपको, तो ये पता होना चाहिए कि पहले तो वो कौन सी कंट्री में है, फिर कौन सी सिटी में है, कौन से एरिया में है, एंड देन हाउस नंबर पता होना चाहिए। चार चीजें पता होनी चाहिए ना। सबसे पहले कि कौन सी वो कंट्री में है, उसके बाद कि कौन सी सिटी में है, सिटी के बाद क्या होता है कि कौन सा एरिया है उस सिटी में, और उसके बाद हाउस नंबर। ये चार बातें पता होनी चाहिए ना। इन चारों हाँ बातों को सर। पता लगाने के लिए चार नंबर की जरूरत पड़ेगी, राइट। इसलिए क्वांटम नंबर टोटल 4 होते हैं। टोटल 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। उसमें सबसे पहला होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और फोर्थ होता है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन पता करने के लिए इन चार नंबर की जरूरत पड़ती है। वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले n की बात कर रहा हूं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर रहा हूं। बहुत कुछ है इसके बारे में जानने के लिए, सुनना। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया किसने था, n किसने दिया, क्या रिप्रेजेंट करता है, n क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई बता सकता है। n रिप्रेजेंट करता है, n मतलब शेल मान लो n नंबर। इक्वल टू 2 हुआ, n इक्वल टू 3 है, एग्जैक्टली शेल नंबर रिप्रेजेंट करता है। शेल पता है तो शेल से शेल का एनर्जी मिल जाएगा। शेल बहुत ज्यादा है, मतलब n5 है, तो हमें पता है कि साइज बहुत ज्यादा हो गया। n7 है तो साइज और भी ज्यादा हो गया। मतलब n रिप्रेजेंट साइज एंड एनर्जी ऑफ शेल। हाँ, n क्या रिप्रेजेंट करता है, साइज एंड एनर्जी ऑफ शेल। ठीक है। n का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है, 1 टू इंफिनिटी। n का वैल्यू 1 टू इंफिनिटी हो सकता है। ये बात समझ में आती है। हाँ, n का वैल्यू बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ता है, ये हम जानते हैं ऑलरेडी, जानते हैं ना। ये भी हमें पता है कि अगर n का वैल्यू बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा। अच्छा, एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, जब भी मैं एनर्जी बोल रहा हूँ बाय डिफॉल्ट आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल एनर्जी। तो एज n इंक्रीजेस, टोटल एनर्जी इंक्रीजेस। ऑल्सो इंक्रीजेस, राइट। जैसे जैसे n इंक्रीज होगा टोटल एनर्जी भी इंक्रीज होगा, ये बात सही है। अच्छा, अगर n इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी, सर डिक्रीज होगा। हाँ वेलोसिटी डिक्रीज होगा। तो यही बातें ध्यान रखनी है कि n इंक्रीज होने से रेडियस बढ़ता है, n इंक्रीज होने से टोटल एनर्जी भी बढ़ेगा, बट n के इंक्रीज होने से वेलोसिटी कम होगा। ये बातें मुझे पता होनी चाहिए। सर ये क्वांटम ठीक है। नंबर एग्जैक्टली क्या है, मुझे नहीं समझा। क्वांटम नंबर जैसे इलेक्ट्रॉन किसी शेल में होगा, जैसे मतलब क्वांटम नंबर मतलब आपकी लोकेशन। किसी ने पूछ लिया कि आप कहाँ रहते हो, तो पहले चार बातें पता होनी चाहिए। कंट्री का नाम आएगा, सिटी का नाम आएगा, फिर एरिया का नाम आएगा, फिर हाउस नंबर आएगा। ऐसे मान लो अच्छा ये सर, n जो समझ है ये गया कंट्री समझ के गया। बारे में बताएगा, l आपको सिटी बताएगा, m आपको एरिया बताएगा, और s आपको ये बताएगा आपका हाउस नंबर क्या है। तब जाके पता यस चलेगा आप सर। कहाँ रहते हो। अब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। अब इलेक्ट्रॉन के पता लगाने के लिए चार चीजें पता होनी चाहिए, n l m और s। ये चारों पता है ना, तब मैं बता पाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है अभी। तो अभी हम n पढ़ रहे हैं पहले। n रिप्रेजेंट करता है साइज एंड एनर्जी ऑफ शेल। ठीक है। n सो इंक्रीज होगा एक तो r क्वेश्चन बढ़। था सर। हाँ, सर अपने सेकंड इसमें क्या लिखा है सर? अजीमुथल, AZIMUTHAL। ओके सर, ओके। ओके।
सर ये ठीक है, T तो डॉट C क्या है? यहाँ पे N increases with first one is टी डॉट radiant. सी नहीं है, टी टी डॉट डॉट ई है ई है, यार। टोटल एनर्जी है। ओके सर। हाँ, ये सही समझा, जिसने भी समझा, टोटल एनर्जी है। एन क्या रिप्रेजेंट करता है? साइज रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी ऑफ शेल रिप्रेजेंट करता है। क्या मैं बोल सकता हूँ एन से आपको आइडिया लगेगा ना कि कौन से शेल में है इलेक्ट्रॉन। एन इक्वल टू 4 मतलब 4 शेल, एन इक्वल टू 5 मतलब 5 शेल, राइट? यही तो बातें हैं, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, आपको पता चल गया कि एन से क्या क्या चीजें आपको पता चलती। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एक शेल जो होगा 1 2 3 4, अच्छा ये भी बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था बच्चों को, मैंने देखा अब मॉड्यूल में सवाल था, मैं बता देता हूँ। मैंने बताया था ना, कैपिटल के, कैपिटल एल, एम एन ओ पी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इनका वैल्यू यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 या 6, राइट? या तो फर्स्ट शेल बोलो या के शेल बोलो, या तो 6 शेल बोलो या पी शेल बोलो, बात सेम ही है। हाँ, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर शेल, ध्यान से समझना आप, वो होते हैं 2n²। एक शेल में 2n² इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब अगर मैं शेल की बात करूं और मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे। सेकंड शेल में कितने होंगे? 2n², कितना होगा? 8। n की जगह 8 हो गया। थर्ड शेल में कितना होगा? 18। फोर्थ शेल में 32। चलता रहेगा ऐसे, ठीक है? शेल में पता चला। एक और बात देखो ध्यान से, आपको जैसे मैंने एड्रेस की बात की, कंट्री के अंदर सिटी होगा, सिटी में एरिया होगा, और एरिया में हाउस होगा। इसका मतलब कंट्री, मतलब एक तरीके से हम एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट से छोटे छोटे ऑब्जेक्ट में जा रहे हैं। एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे क्वांटम नंबर में सोचेंगे। एन आपको आइडिया देगा कौन से शेल में है। अब उस शेल के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, सब शेल होता है कि कौन से सब शेल में होगा। जैसे कंट्री में सिटी होता है ना, वैसे ही एक शेल के अंदर सब शेल होती है, और सब शेल कौन कौन सी होती है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। अभी के लिए इतना समझ में आता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2n² होंगे। यहाँ तक क्लियर है? यस तो आपसे सर। पूछे फिफ्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। ये बात समझ 50। में आ गई, ठीक है? अब मैं सेकंड शेल पे जा रहा हूँ, सॉरी मैं सेकंड क्वांटम नंबर पे जा रहा हूँ। सेकंड क्वांटम नंबर के बहुत सारे नाम है, या तो उसको अजीमुथल क्वांटम नंबर बोल सकते हैं, उसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं, उसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं, उसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं। इतने सारे नाम है उसके, जो भी है रिप्रेजेंट उसको स्मॉल एल से करते हैं। और ये किसने दिया था? गिवन बाय सोमरफील्ड। सोमरफील्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? एल रिप्रेजेंट द नेम ऑफ सबशेल, मतलब सिटी का नाम। एक कंट्री में कौन सी सिटी में है वो बताता है एल। शेल के अंदर सबशेल होता है, सबशेल का बताता है नेम ऑफ सबशेल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या होता है अभी बताऊंगा मैं, एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये सब बारे में एल बताता है। पहली बात तो जैसे एन का पॉसिबल वैल्यू क्या था? एन का पॉसिबल वैल्यू था बेटा 1 से इंफिनिटी है ना, 1 to infinity। तो पॉसिबल, तो एल का पॉसिबल Yes, वैल्यू sir. होता है 0 to n-1। इसके बीच में सभी इंटीजर आ जाएंगे। एल का पॉसिबल वैल्यू होता है 0 से n-1 तक होता है। अगर एल इक्वल टू 0 आया
L इक्वल टू 1 भी हो सकता है, L इक्वल टू 2 भी हो सकता है, L इक्वल टू 3 भी हो सकता है। अगर L इक्वल टू 0 आया मतलब S सब शेल की बात कर रहे हैं हम, शेल के अंदर जो सब शेल होते हैं उसके नाम बता रहा हूं मैं। L इक्वल टू 1 आया तो P सब शेल की बात कर, ये स्मॉल लेटर है बेटा, स्मॉल s स्मॉल p है ये। L इक्वल टू 2 आया तो D सब शेल की बात कर रहे हैं, और L इक्वल टू 3 आया तो F सब शेल की बात कर रहे हैं। SPDF 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 याद रखेंगे। S मतलब S सब शेल बोला तो आपके माइंड में आना चाहिए L का वैल्यू 0 है सर, ठीक है। अब L का पॉसिबल वैल्यू मैंने क्या लिखा, 0 से n-1। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, अगर मैंने n इक्वल टू 1 बोला तो L का वैल्यू क्या होगा, 0, सिर्फ 0 होगा। अगर n का वैल्यू 2 बोला तो L का वैल्यू क्या होगा, 0 और 1, 0 and 1, बहुत बढ़िया है। 0 1 2। अब सुनो, n इक्वल टू 1 में L का वैल्यू 0 आया, L का वैल्यू 0 मतलब S, तो 1 पहले वाले शेल में S था, S सब शेल था, इसलिए 1S बोला, आगे कुछ नहीं है। n इक्वल टू 2 में 0 भी है और 1 भी है, मतलब S भी आएगा और P भी आएगा, मतलब दूसरे शेल में S और P दो सब शेल होते हैं, पहले शेल में एक ही सब शेल होता है, दूसरे सेल में जो S और P है उसको 2S 2P लिखना पड़ेगा क्योंकि दूसरे सेल में है। तीसरे 1 2 मतलब S होगा, P होगा, D होगा। 3 लिखेंगे इससे पहले क्योंकि थर्ड शेल में 3S 3P 3D। आया आया कि नहीं, हाँ आया कि नहीं यार, इतना बताओ। यस सर। समझ आया कि नहीं, आया सर। आया ना। सर एक बार वापस समझा सकते हो। सर अगर फिर हाँ हम बोलो। n इक्वल टू 5 लिखेंगे तब, तो 5 लिखेंगे तो 5S 5P 5D 5F 5G, G आता है उसके बाद SPDFGH, ओके सर। G आता है, H आता है, ठीक है। मैंने तो 4 ही बताया क्योंकि मॉड्यूल में 4 ही लिखा हुआ है, उसके अलावा G सब शेल आता है, H सब शेल आता है, चलो लिख लो अब वो भी, ये सब पे चलो ये हटाओ पहले, अब लिख ही लो उतना भी। L इक्वल टू 4 आया, G सब शेल। L इक्वल टू 5 आया, H सब शेल, SPDFGH। इतना याद रखो, ये याद रखना जरूरी है तभी समझ में आएगा। कुछ बातें याद रखते हैं तभी तो यूज करते हैं ना हम, ये बातें याद रखनी पड़ेगी कि L इक्वल टू 0 मतलब ये सब शेल है, L इक्वल टू 1 मतलब ये सब शेल है, तो ये याद है। और ये भी पता होना चाहिए कि L का पॉसिबल वैल्यू 0 से n-1 है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पहले शेल में बताइए, तो पहले शेल में क्योंकि L का पॉसिबल वैल्यू 0 से n-1 है, n की जगह 1 रखोगे तो 0 to 0 मतलब L का वैल्यू सिर्फ 0 आएगा। दूसरे शेल में n का वैल्यू 2 रखोगे तो 0 से 1 मतलब 0 और 1 आएगा। n का वैल्यू 3 रखोगे तो 0 1 and 2 आएगा। n का वैल्यू 4 रखोगे तो 0 से 3 मतलब 0 1 2 and 3 आएगा। n का वैल्यू 5 रखा तो 0 1 2 3 4 आएगा। अब मुझे बताओ 0 का क्या मतलब है s, 0 और 1 का क्या मतलब है s और p, 0 1 2 का क्या मतलब है s p d, 0 1 2 3 का s p d f, इसका s p d f g। यार n इक्वल टू 1 में भी s है, n इक्वल टू 2 में भी s है, n इक्वल टू 3 में भी s है, क्या तीनों s सेम होंगे क्या, नहीं। ये तो बताना पड़ेगा ना कि पहले शेल का है, ये दोनों दूसरे शेल के हैं, ये तीनों तीसरे शेल के हैं, ये फोर्थ शेल में है, ये फिफ्थ शेल में है। इतना आया कि नहीं समझ में। सर सब शेल क्या होता है एग्जैक्टली? बेटा सब शेल, जैसे अभी मैंने एक बढ़िया सा एग्जांपल दिया तो वो नहीं समझ में आया कि कंट्री में आप कौन से सिटी में रहते हैं बेटा। तो शेल जो है, एक शेल जो होगा ना, ये इसमें इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर सब शेल होते हैं।
छोटे छोटे, कि कौन से सबशेल में अच्छा रहता है, कौन ओके से सर। एरिया में रहता है। हाँ सर। हाँ, तो सबशेल कितने तरीके के हो गए, SPDFGH, मतलब ये सिटी के नाम है, ये इतनी तरह की सिटी है, कौन सी सिटी में रहते हो पता करना है ना, SPDFGH, ये सबशेल है। तो आपको शेल का पता हो गया, आपको सबशेल भी पता हो गया, दो चीजें पता चल गई, मतलब एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि हाँ इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के पास आप पहुंचने वाले हो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहता है। ठीक है, सबशेल क्या है, एक शेल का ही, शेल के अंदर ही प्रेजेंट है, एक शेल में प्रेजेंट होते हैं सबशेल, SPDFGH, अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात इतनी? हाँ या ना Yes, बोलो, sir. हाँ सर, समझ पाया कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, देखो एनर्जी ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं थोड़ा टाइम लूंगा आपको यहाँ पे। एनर्जी की बात करें तो बेटा एस का एनर्जी पी से कम होता है, डी का ज्यादा होता है, एफ का ज्यादा होता है, जी का ज्यादा होता है, एच का, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है एनर्जी। बट ये तब जब एन का वैल्यू सेम हो, मतलब ऐसा नहीं कि आप 1s को 2p से कंपेयर कर रहे हैं, नहीं, 2s को 2p से ही कंपेयर करेंगे, 3s को 3p से ही कंपेयर करेंगे। एक ही शेल के अंदर जितने सब शेल होते हैं उन सब शेल का एनर्जी ये होता है। मतलब कोई आपसे पूछे, आप बोलेंगे 4s 4p 4d 4f, 3s 3p 3d, ऐसे बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। सर मुझे नहीं समझा, हम लोग नंबर क्यों करते हैं SPD? बेटा ये, अब आप ये समझो ना कि सिटी का नाम कुछ होगा ना, वो नाम दिया है हमने, SPDFGH, ये सब नाम है सिटी का, ये सिटी का नाम है। समझ में आ रही बात? तो ये बताना पड़ेगा ना आपको। एक बार बताओ, मेरे को किसी ने बोल दिया कि 4p, मतलब मेरे को पता चला कि मैं फोर्थ शेल के इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में है, और फोर्थ शेल के अंदर p सब शेल में इलेक्ट्रॉन है। दो चीजें पता चल गई मेरे को। हाँ, अभी और बातें जाननी है उसके बारे में। ये तुम लोग को पता नहीं क्यों टफ लग रहा है, उतना टफ है नहीं जितना तुम सोच रहे हो। सर पर एक इलेक्ट्रॉन तो पूरे शेल में रिवॉल्व होता है, तो आप पर्टिकुलर लोकेशन कैसे फाइंड आउट करोगे? ये बेटा एक जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो शेल में प्रेजेंट सब शेल में रिवॉल्व करता है। अच्छा, हाँ, ये बहुत सी डाउट बातें हैं जो धीरे धीरे पता चलेगी आपको। ठीक है, किस डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है ये भी पता होना जरूरी है, कि क्लॉकवाइज कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, स्पिन कौन से डायरेक्शन में कर रहा है ये भी पता होना चाहिए। जब तक स्पिन नहीं पता तब तक आप सही इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचेंगे ही नहीं। तो बहुत सी बातें जो सीखेंगे आराम से। क्वांटम नंबर उतना टफ है नहीं जितना तुम लोग सोच के इसको बना चुके हो अब तक ऑलरेडी, आसान है। समझ में आ रही बात? ठीक है, सर प्रीवियस स्लाइड। क्या हो गया, क्या हो गया? Sir, can you show previous slide? सर ये क्वांटम नंबर्स बोर्स के मॉडल से ही आया है ना, क्योंकि उसी ने फाइंड आउट किया था ना? नहीं 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 नहीं, यह आया है श्रोडिंगर इक्वेशन से। श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ेंगे, पढ़ा नहीं है, वो पढ़ेंगे, ये सब पढ़ने के बाद श्रोडिंगर बताऊंगा। क्योंकि अगर श्रोडिंगर बता दिया होता ना, ये बिल्कुल नहीं समझ में आता फिर, इसलिए श्रोडिंगर मैं लास्ट में बताऊंगा, क्वांटम नंबर बताने के बाद। ठीक है, जो भी है, ये मान के चलो कि हम अजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में आधे से ज्यादा पढ़ चुके हैं, कुछ बातें बाकी हैं जो पढ़ेंगे, या अजीमुथल क्वांटम नंबर से ही स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज डिस्कशन यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, ओके Okay, sir. Sir, Yes, sir. so thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye sir, Bye, thank sir. you Thank you, sir. sir. Thank you.